नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ महिमा पांडे और आप देख रहे हैं 24/7। हम फिर हाजिर हैं आपके साथ ताजा खबरों को लेकर। अब बड़ी खबर भोपाल से, जहां केरवा और कलियासोत डैम एरिया में सीमांकन शुरू। जल संसाधन विभाग और राजस्व की टीम कर रही काम। 9 लोगों को नोटिस भी जारी। 33 मीटर दायरे में अतिक्रमण हो रहा है चिन्हित। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 9 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। 33 मीटर दायरे में अतिक्रमण चिन्हित हो रहा है। यहाँ पर केरवा और कलियासोत डैम एरिया में सीमांकन शुरू हो गया है। जल संसाधन विभाग और राजस्व की टीम लगातार यहां पर काम कर रही है। 9 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। इसे लेकर 33 मीटर दायरे में अतिक्रमण चिन्हित हो रहा है। केरवा और कलियासोत डैम एरिया में सीमांकन शुरू हो गया है। आपको बता दें, जल संसाधन विभाग और राजस्व की टीम यहां पर काम कर रही है, जिसे लेकर 9 लोगों को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। 33 मीटर दायरे में अतिक्रमण चिन्हित हो रहा है। यहाँ पर बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां केरवा और कलियासोत डैम में सीमांकन का कार्य शुरू हो गया है। आपको बता दें, 9 लोगों को जिसे लेकर नोटिस भी जारी किया गया है। 33 मीटर दायरे में अतिक्रमण चिन्हित हो रहा है। यहाँ पर केरवा और कलियासोत डैम एरिया में सीमांकन शुरू हो गया है। जल संसाधन विभाग और राजस्व की टीम यहाँ पर काम कर रही है। 9 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। यहाँ पर 33 मीटर दायरे में अतिक्रमण चिन्हित हो रहा है। केरवा और कलियासोत डैम में सीमांकन का कार्य शुरू हो गया है। जल संसाधन विभाग और राजस्व विभाग की टीम काम कर रही है। इसे लेकर 9 लोगों को नोटिस भी जारी किया गया है। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केरवा और कलियासोत डैम में एरिया में सीमांकन का कार्य शुरू हो गया है। जल संसाधन विभाग और राजस्व की टीम यहां पर काम कर रही है। 9 लोगों को नोटिस जारी किया गया है, जिसे लेकर 33 मीटर दायरे में अतिक्रमण चिन्हित किया जा रहा है। यहाँ पर जल संसाधन विभाग और राजस्व की टीम यहाँ पर लगातार काम कर रही है। सीमांकन को लेकर 9 लोगों को जिसे लेकर नोटिस जारी किया गया है। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 33 मीटर दायरे में अतिक्रमण चिन्हित हो रहा है। केरवा और कलियासोत डैम एरिया में इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से हमारे संवाददाता दिनेश शुक्ल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी दिनेश, आपसे जानना चाहेंगे कि भोपाल में केरवा और कलियासोत डैम एरिया में सीमांकन का कार्य शुरू हो गया, इसे लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, जो कैचमेंट एरिया है या वन भूमि है, उस पर अतिक्रमण को लेकर जो है एनजीटी ने निर्देश दिए थे। पिछले दिनों जो है मुख्य सचिव को भी फटकार लगाई थी, 5 लाख का जुर्माना लगाया था, जिसके बाद अब जिला प्रशासन जागा है और उसके सीमांकन की जो है वो कार्रवाई शुरू हो गई है। 33 मीटर दायरे में जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाएगा और करीब 9 लोगों को नोटिस भी जिला प्रशासन ने जारी किया है। जी दिनेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एक बार फिर से बता दें, यहाँ पर सीमांकन का कार्य डैम में शुरू हो गया है। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, इधर रतलाम के करमदी गांव में धार्मिक झंडा लगाने को लेकर विवाद गर्मा गया है। प्रशासन को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन उनकी धार्मिक भावनाओं को अनदेखी कर रहा है और अगर धर्म ध्वजा नहीं लगाया गया तो मतदान का बहिष्कार किया जाएगा। बता दें, गांव के खेड़ापति हनुमान मंदिर से जैन मंदिर लगा हुआ है। कुछ दिन पहले भगवा ध्वज लगाने पर जैन समुदाय के लोगों ने आपत्ति जताई थी। गांव वालों का आरोप है कि प्रशासन ने एक तरफा सुनवाई कर कार्रवाई की है। ग्रामीणों ने गांव में भगवा नहीं तो मतदान नहीं के बैनर पोस्टर तक लगा दिए हैं। वहीं मामले में प्रशासन का कहना है कि दोनों पक्षों से बातचीत के बाद समस्या का समाधान किया जाएगा। मामले में सियासत तेज होती नजर आ रही है। गाँव में खेड़ापति हनुमान जी मंदिर है। ये करीब 150-200 वर्ष पुराना है और यहाँ पे जैन मंदिर भी है। सरकारी भूमि है। यहाँ पे कलेक्टर का कहना है कि ये पूरी भूमि सरकारी है। हम 14 तारीख को रात को यहाँ पे ध्वजा लगा रहे थे, तो जैन लोगों ने आके विरोध किया
और हम ध्वज लगा रहे थे तो उन्होंने उसके बाद थाना घेरा, और थाना घेरने के बाद उन्होंने प्रशासन पे दबाव बनाया। देखो, कांग्रेस के नेता जब भी कोई मुद्दा होता है तो उस भले ही धर्म का मुद्दा हो या कोई से भी दूसरे मुद्दे हो, उसमें सबसे पहले राजनीतिकरण करते हैं। कांग्रेस के नेताओं द्वारा जो बोला जा रहा है करमदी के मंदिर के बारे में, ध्वजा और सारी चीज़ों में, ये जो है प्रशासनिक मैटर है। जिस प्रकार से करमदी गांव का जो मामला है, वहाँ पे बजरंग बली का स्थान है, कई वर्षों से झंडा लगा हुआ, लेकिन जब उस ध्वज को नए रूप में लगाया गया तो प्रशासन ने उस झंडे को उतरवा दिया। और जब ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जब कलेक्टर के पास गए तो उनको डराया गया, धमकाया गया। देखिए, जैसा आपको विदित है कि जो यहाँ पे ध्वजा को स्थापित करने के लिए जो विवाद चल रहा था, उसमें ग्रामीण जन और दोनों पक्ष दोनों लगातार इस समस्या का सुलझाने के लिए अनुरोध कर रहे थे। आज एसपी साहब, पुलिस बल इत्यादि के साथ में हम यहाँ पे आए थे। ग्रामीणों से हमने चर्चा करी। हालांकि मत भिन्नता थी, लेकिन कुछ लोग चाहते थे कि धर्म ध्वजा पर्टिकुलर स्थान पर रख जाए, कुछ लोग नहीं चाहते थे। पर चूंकि समाज के प्रतिष्ठित लोगों ने चाहा कि उसको पुनः जो पुराना स्थान है वहीं स्थापित होना चाहिए, तो आज उसको स्थापित करने की कार्रवाई हो रही है। इधर ग्वालियर में ग्रामीण विधानसभा के ग्राम बेरजा में हितग्राही सहभागिता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्व सहायता समूहों से जुड़ी 473 दीदियों को भी लगभग 1 करोड़ 24 लाख रुपए की आर्थिक सहायता वितरित की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के बेहतर समन्वय और साझा प्रयासों से मध्य प्रदेश के निवासियों को दोगुना फायदा मिल रहा है। उन्होंने किसान सम्मान निधि का उदाहरण देते हुए कहा कि इस योजना के तहत हर किसानों को साल में 6,000 रुपए की आर्थिक मदद मिल रही है। बेरजा में लगभग 6 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सड़क निर्माण और जन कल्याण की दृष्टि से लोगों को आजीविका मिले तो लाभार्थियों को हित लाभ वितरण किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार का दोनों का आशीर्वाद है, इसलिए ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा में भी मूलभूत सुविधाओं के अलावा और योजना पे भी काम हुआ है। आज प्रमुख रूप से 6 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण हुआ है। अब खबर शक्ति से, जहां शक्ति जिले की नगर पंचायत जयजयपुर में भाजपा ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। यहां रैली निकालकर क्षेत्रीय विधायक की निष्क्रियता और राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान बिहार के लालगंज विधायक संजय कुमार सिंह और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष निर्मल सिन्हा समेत भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधायक संजय कुमार ने क्षेत्र के बसपा विधायक पर सड़क और शराब की दलाली के साथ रेत की तस्करी का आरोप लगाया है। वहीं उन्होंने कहा कि इस बार बसपा के विधायक को हराकर जयजयपुर में भाजपा के विधायक बनेंगे। भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ और यहाँ के स्थानीय विधायक जो बसपा के हैं उनके निकम्मेपन के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी का धरना हुआ और हम तय करते हैं कि जयजयपुर विधानसभा में इस निकम्मे विधायक को हटाकर दम लेंगे। जयजयपुर विधानसभा में 10 सालों से जर्जर हो गया है। इस चीज़ों को लेके आज जनता को जगाने के प्रयास में लगातार विगत 10 वर्षों से जयजयपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है। इधर कोटा जिला बिलासपुर में एक बार फिर पुलिस ने महादेव अन्ना रेड्डी ऐप ने ऑनलाइन जुआ खेलने और खिलवाने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों को 50 बैंक खातों की जानकारी मिली है। आरोपी ये खाते बैंक के अधिकारी कर्मचारी के साथ साठगांठ कर लोगों के ट्रेडिंग का बहाना देकर नाम खुलवाते थे। आपको बता दें, फिर इस खाते पर उपयोग आरोपी ऑनलाइन सट्टे में किया करते थे और इन फर्जी अकाउंट्स में यूपीआई चालू करने के लिए कुछ मोबाइल वालों से मिलकर फर्जी सिम अकाउंट से लिंक कराते थे। इसके अलावा आरोपियों से 40 नग एटीएम कार्ड, 4 नग मोबाइल और नकदी 25,000 रुपए जब्त किए गए हैं। कोटा के द्वारा महादेव अन्ना रेड्डी ऐप
ऑनलाइन सट्टा के खिलाफ कार्रवाई किया गया है। 4 मोबाइल उनसे जब्त किए हैं, नगद 25,000 रुपये जब्त किए हैं और बहुत सारे पासबुक मिले हैं और एटीएम है जो यहाँ के क्षेत्र में जो रहने वाले ग्रामीणों के हैं। जो मासूम हैं उनके बगैर उनकी जानकारी के ऑनलाइन उनके खाते से ट्रांजैक्शन हो रहा था। अब खबर महासमुंद से, जहां महासमुंद जिले के सिघोड़ा पुलिस ने 400 पेटी शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी ट्रक में पैसा भूसा के नीचे शराब छुपाकर झारखंड से बीजापुर ले जा रहे थे। जब्त शराब की कीमत 23,04,000 रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए दोनों आरोपी निवासी झारखंड के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सिघोड़ा पुलिस ने इन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग 53 से रेहटी खोल चेक पोस्ट पर वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ा है। पुलिस इन आरोपियों से 400 पेटी शराब, 1 ट्रक, 2 नग मोबाइल और 8100 रुपए नगद जब्त कर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर रही है। पुलिस और साइबर सेल द्वारा उसकी चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान पाया गया कि यूपी पासिंग वाहन है जिसमें कोड़ा, जो धान का कोड़ा भरा हुआ है, और कोड़े को जब उतरवा के देखा गया तो लगभग उसमें 400 पेटी अंग्रेजी शराब मिली है। और जो शराब के जो दो तस्कर मिले हैं, ये तस्कर का कहना है कि ये धनबाद झारखंड से शराब लेके आ रहे थे। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने लगातार दूसरे दिन विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र को लेकर मंत्रणा की है। इस दौरान कई अहम फैसले भी लिए गए। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में महिलाओं के मुद्दों को शामिल करने के लिए एक सब कमेटी बना दी है। इधर भाजपा हमलावर है और पुराने घोषणा पत्र की याद दिला रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के जन घोषणा पत्र के प्रमुख बिंदुओं को तय करने के लिए कांग्रेस ने शनिवार को महिला नेत्रियों की एक सब कमेटी भी बना दी है। इस कमेटी में राजनांदगांव की महापौर हेमा देशमुख, पूर्व महापौर वाणी राव और शेषराज हरबंश शामिल हैं। ये कमेटी 4 सितंबर तक सभी संभागों का दौरा कर महिलाओं से बात करेगी। उनकी जरूरतों को समझकर अपनी रिपोर्ट घोषणा पत्र समिति को देगी। बता दें, कांग्रेस का फोकस इस बार महंगाई से राहत जैसे अहम विषयों पर है। इसके लिए कांग्रेस कम कीमत में सिलेंडर का दांव चलने की तैयारी में है। वहीं बिजली बिल हाफ योजना का विस्तार कर शहरी मतदाताओं को साधने की भी तैयारी है। लेकिन इस बीच भाजपा ने कांग्रेस को पुराने घोषणा पत्र की याद दिलाना शुरू कर दिया है। दूसरी ओर प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का कहना है कि मोदी सरकार महंगाई रोकने में असफल रही है। महिलाओं की नजर अब हमारी सरकार की ओर है, इसलिए सभी वर्गों से सुझाव लेकर उसे घोषणा पत्र में शामिल करेंगे। पिछले समय जो घोषणा पत्र जारी किया गया था, छत्तीसगढ़ के लोगों को उस घोषणा पत्र के माध्यम से छलने का काम इस सरकार के द्वारा की गई है। और जो घोषणा पत्र पूरा नहीं किए हैं, फिर वो घोषणा पत्र छत्तीसगढ़ के युवाओं को, महिलाओं को छलने का काम करने के लिए जो बना रहे हैं, इस बार छत्तीसगढ़ के जनता उनके भुलावे में आने वाले नहीं है और मुंहतोड़ जवाब छत्तीसगढ़ की जनता उनको देगी। वो जैसा भी घोषणा पत्र जारी कर ले, लेकिन अब कांग्रेस के प्रति लोगों का विश्वास खत्म हो गया है कि मोदी जी की सरकार ने जो उनके साथ छलावा किया है, चाहे उज्जवल योजना की बात कही हो, चाहे और जो भी बातें कही हो, लेकिन आज महंगाई इनके कारण हुई है। और ये हमारे देश की, हमारे प्रदेश की महिलाएं पहचानती हैं कि उससे निजात पाने के लिए हमारी यहाँ की सरकार ने उनको सशक्त करने को बहुत से काम किए हैं। महिला समूहों के माध्यम से उनको सशक्त बनाने के लिए आर्थिक रूप से हर तरह से काम हुए हैं। तो महिलाएं, छत्तीसगढ़ की महिलाएं हमारी सरकार की ओर देख रही हैं कि आगे के लिए भी हम उनके सुझाव माने और उनके लिए और भी करें जो अभी तक इतना कुछ कर चुके हैं। कांग्रेस की निगाहें छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के साथ ही लोकसभा पर भी हैं। यही वजह है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में महंगाई से निपटने के उपाय भी ढूंढे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस के लिए किसानों को साधे रखना भी बड़ी चुनौती है। इसके लिए भी आकर्षक वादों की तलाश की जा रही है। ऐसे में वादों और घोषणाओं के पिटारे का मतदाताओं पर कितना असर होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट।
अब बात करें जगदलपुर की, तो जगदलपुर में बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने बैठक ली है। बैठक में टिकट से संबंधित मसले पर विमर्श किया गया है। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा बस्तर से परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है। यात्रा की शुरुआत 1 सितंबर से होगी। यहां दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कोंडागांव होते हुए मैदानी क्षेत्र में यह यात्रा जाएगी। उन्होंने कहा कि आमजन की राय लेकर ही पार्टी का घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। जिले के कार्यकर्ताओं के साथ और इस विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठना हुआ, कोर ग्रुप की मीटिंग हुई और आगामी 1 तारीख से हमारी परिवर्तन यात्रा निकलने वाली है। दंतेवाड़ा से यात्रा प्रारंभ होगी। और इधर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सीएम शिवराज ने मेट्रो मॉडल कोच का अनावरण किया। भोपाल में अब आप मेट्रो जैसा एक्सपीरियंस ले सकेंगे। आप बता दें, इस कार्यक्रम का आयोजन श्यामलाल हिल्स पर स्मार्ट सिटी पार्क में किया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मेट्रो मॉडल कोच का उद्घाटन किया। मेट्रो मॉडल कोच मेट्रो ट्रेन का ही वास्तविक मॉडल है। मेट्रो ट्रेन इस तरह के 3 कोच से मिलकर बनती है। हर कोच की लंबाई 22 मीटर और चौड़ाई 2.9 मीटर है। इस कोच में करीब 5 करोड़ रुपए की लागत लगी। कोच को बच्चों और लोगों के लिए खोला गया है। देखिए, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश एक विकसित प्रदेश की ओर अग्रसर हो रहा है। जो हमारी परिकल्पना थी कि प्रदेश में मेट्रो दौड़े, और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका लोकार्पण किया है, और निश्चित ही यह एक बड़ी सौगात है। इससे जो ट्रैफिक की समस्याएं हैं, उन अनेक समस्याओं को निजात मिलेगी और मध्य प्रदेश विकास की गति और पकड़ेगा और विकासशील प्रदेशों की उसमें शामिल भी हो। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश को मेट्रो की सौगात मिलने वाली है। आगामी चुनाव के लिए शिवराज सरकार प्रदेश की जनता को लुभाने का हर मुमकिन प्रयास कर रही, तो वहीं बीजेपी के इन प्रयासों पर कांग्रेस तंज कस रही है। और मेट्रो जो है ये कांग्रेस की देन है। अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी कोच का क्या है। अभी तो ये एक आध पटरी पे वो लगाएंगे और ये बैठेंगे मुख्यमंत्री जी, 5-8 लोग तो धकाएंगे, बोले चालू हो गया। धक्का के भाई चालू हो गया, इस तरह से करेंगे क्योंकि धक्का लगा। भोपाल में मेट्रो अपने ट्रायल के लिए सितंबर में पटरी पर दौड़ेगी, जिसे लेकर शिवराज सरकार की तैयारियां जोरों पर हैं। सत्ताधारी बीजेपी इसका लाभ आगामी विधानसभा चुनाव में लेने की जुगत में है। भोपाल से अंशुल गौतम की रिपोर्ट। अब बात करें अमरकंटक की, तो अमरकंटक में नर्मदा मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को पहनावे का खास ख्याल रखना होगा। नर्मदा मंदिर ट्रस्ट ने फैसला लिया है कि छोटे और आधुनिक परिधान वालों को मंदिर में एंट्री नहीं दी जाएगी। प्रबंधन ने मेन गेट पर इससे संबंधित बोर्ड भी लगा दिया है, जिस पर लिखा है कि मंदिर में आने वाले सभी भक्तों से निवेदन है कि वे सादे कपड़े पहनकर ही मंदिर में प्रवेश करें। छोटे कपड़े, हाफ पैंट, मिनी टॉप, मिनी स्कर्ट और रिप्ड जींस पहनने वाले लोगों को एंट्री नहीं दी जाएगी। सारे तीर्थयात्रीगण नर्मदा मंदिर के दर्शनार्थ के लिए आते हैं। उनसे हम लोगों ने निवेदन किया कि नर्मदा की इस पावन धरा में मंदिर में प्रवेश करने पर कम से कम मर्यादा का पालन करें। भारतीय परिधान, भारतीय परिवेश का ध्यान रखें। अमर्यादित होकर के, अमर्यादित कपड़े पहन करके ऐसे मंदिर में प्रवेश न करें, ये गलत है। इसलिए हम लोगों ने जो है ये निषेध किया है इस विषय को लेकर के। मंदिर के अंदर गणवेश की जो परंपरा है एकदम समाप्त हो गई है। लोग बहुत छोटे छोटे माताएं, बहनें एवं लोग तरह तरह के कपड़े पहन के आते हैं, जो मंदिर की मर्यादा के भिन्न है। लोगों को आचार का ध्यान रखना चाहिए कि मंदिर में, देवालय में किस गणवेश में जाना है, उस मर्यादा का पालन करें। छोटे, अत्यंत छोटे वस्त्र पहनकर मंदिर के अंदर निषेध है।